दोस्तों सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 111वां एपिसोड। बेबानी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपने भाई विक्रम से मिलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। जैसे उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजरी, कुछ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन युवराज की गति और ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था। वो किसी भी हमले को आसानी से मोड़ दे रहा था। देखते ही देखते उसने सभी को धूल चटा दी। अब केवल उनका बॉस ही बचा था। वो आदमी बाकी सबसे अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। अब वो युवराज के लेवल को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज स्टेज 1 लेवल 2 पर है या फिर उसे आगे बढ़ चुका है। दिलचस्प, उस आदमी ने धीरे से कहा। युवराज ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर फाइट करनी है तो बिना समय गवाए करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक शैतानी हंसी के साथ युवराज पर हमला कर दिया। उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन युवराज का डिफेंस उससे भी तेज। दोनों की लड़ाई इतनी तेज हो गई कि किसी को भी उनके हाथ और पैरों की मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। युवराज ने अभी तक उस बॉस के हमलों को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका बचाव कर रहा था। कुछ ही मिनटों तक जबरदस्त मुकाबला चला, लेकिन फिर अचानक वो आदमी सांस लेने के लिए रुका। एक ही मौका युवराज के लिए बहुत था। उसने अपना हाथ झटका और अगले ही पल उसकी हथेलियों में स्टार शेप वाले ब्लेड चमके। ये देखकर सभी हैरान हो गए। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, युवराज ने हवा में 4 ब्लेड फेंके। पल भर में ब्लेड हवा को चीरते हुए उस आदमी के कपड़ों में उतर गए। फट 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 फट। कुछ सेकंड के भीतर उस आदमी के कपड़े चिथड़ों चिथड़े होकर जमीन पर गिरने लगे। उसके शरीर पर जगह जगह से खून बहने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वो अपने हाथों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़खड़ाते हुए घुटनों पर गिर गया। उसके होठ हिलने लगे और धीमी आवाज में बस एक ही शब्द निकला, मास्टर। बाकी बचे हुए लड़के डर के मारे कांपने लगे। उन्हें अब एहसास हो गया था कि एक आम फाइटर नहीं, बल्कि ये एक असली योद्धा से टकरा गए थे। उनके लिए इस लड़ाई को आगे जारी रखना मौत को बुलाने के बराबर था। युवराज ने उस आदमी को गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडा भाव था और हवा में एक भारीपन, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। युवराज ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों किया? वो आदमी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था और उसके चेहरे पर भय और असहायता का मिला जुला भाव था। उसने कांपते होठों के साथ कहा, मेरा नाम बादल है। मैं बख्तावर का छोटा भाई हूं। जब तुमने मेरे भाई को मार दिया तो मैंने कसम खाई कि मैं तुमसे बदला लूंगा। लेकिन बादल की आवाज लड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर झलकता आतंक यह बता रहा था कि वो अपनी हार को स्वीकार कर चुका है। उसकी आंखों में खौफ और निराशा थी। उसने अपनी बची कुची ताकत से शरीर पर लटक रहे कपड़ों को समेटने की कोशिश की और युवराज की आंखों में झांक कर देखा। युवराज का चेहरा बेफिक्र था। उसकी मांसपेशियां कसी हुई थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह पहले से ही बातचीत के अंत को जानता हो। बादल ने सांस भरी और कहा, परंतु अब मुझे एहसास हुआ कि तुमसे बदला लेना असंभव है। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम कोई और ही शक्ति हो। तुम्हारी गति, तुम्हारी ताकत ये किसी सामान्य योद्धा की हो ही नहीं सकती। तुम बादल घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर अब बदले की भावना के बजाय एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसने युवराज को देखा और जैसे वह अपने आप को युवराज के सामने समर्पण कर रहा हो, उसके होठ कांपे और धीरे से उसने फिर से निकला, मास्टर। ये शब्द वातावरण में गूंज गया। युवराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन एक गहरा संतोष भी था। उसने बादल की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। सामने रोड पर पड़े घायल फाइटर की कराहटें और ठंडी हवा की सरसराहट थी। युवराज ने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे वो एक नए खेल को प्लान बना रहा हो, क्योंकि वो जानता था कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। युवराज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और अपने ऑफिस की तरफ चल गया। उधर हीरा चंदा ने ग्रुप के आलीशान हेड ऑफिस की 6ठी मंजिल पर स्थित माही अपने कैबिन में बैठी थी। कांच की दीवारों में सजा कैबिन, बड़े बड़े लकड़ी के डेस्क और करीने से रखे डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप, पीछे लगे फ्रेम में कंपनी का नाम, हीरा चंदा ने ग्रुप ऑफ कंपनी। लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर फाइनेंशियल रिपोर्ट शीट खुली हुई थी, लेकिन अक्सर उसे धुंधले नजर आ रहे थे। उसका मन कहीं और भटक रहा था। हर 2 मिनट में उसकी नजर वॉल स्लॉक पर जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें रात के फोन को लेकर बार बार धड़क रही थी। तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा डर देखना अच्छा लगता है।
उस लड़की की खौफनाक हंसी अभी भी माही के कानों में गूंज रही थी और उसका गला सूख रहा था। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई। वो बार बार अपने उंगलियों से टेबल पर हल्के हल्के नाखून गड़ाती और कभी अपनी उंगलियां चटकाती तो कभी बालों को पीछे कर लेती। उसका गला कस रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसका दम घोटने की कोशिश कर रही। उसने घड़ी की ओर देखा। बस अभी दोपहर के 1 बजे, अभी 4.5 घंटे भी बाकी थे। उसने धीरे से बड़बड़ाया और गहरी सांस ली। शाम के 6 बजे मेरा होटल में मिल, बहुत जरूरी बात करनी है। उसके ये शब्द माही के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी जो उससे ऐसे बात करते चाहती थी। वह अपनी कुर्सी को हल्के से पीछे झुकी और आंखें बंद कर ली, लेकिन दिमाग में बार बार वही कॉल दोबारा से गूंजने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैम, मैं अंदर आ सकती हूँ? माही ने तुरंत आंखें खोली और खुद को संभाला। जल्दी से अपने चेहरे के भावों को काबू में किया। हाँ भाग्य, आओ। उसने अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखा। भाग्य अंदर आई और माही के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी, लेकिन उसने तुरंत माही के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, मैम आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? माही चौंक गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा सिर दर्द है। भाग्य को यकीन ही नहीं हुआ। उसने माही के सामने टेबल पर फाइलें रखते हुए कहा, मैम मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। आप कुछ सोच रही हैं, सही कहा ना? माही ने मुस्कान दबाई और भाग्य की असिस्टेंट थी, और लेकिन पिछले कुछ घंटों में ही उसे एक अच्छी तरह की दोस्त हो गई थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, माही ने जवाब दिया। भाग्य ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन अगर कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। माही ने सिर हिलाया और भाग्य चली गई। लेकिन अब माही का मन और भी उलझ गया था। वो अपने कुर्सी पर बैठकर घड़ी की ओर देखने लगी। बीतता हुआ समय उसके दिमाग में लगातार घर कर रहा था। सुइयां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन माही को लग रहा था कि मानो समय सहसा गया हो। हर बीतता मिनट उसे अजीब सा डर दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं वहां जाऊं? कहीं ये कोई जाल तो नहीं? अगर मैं ना ही जाऊंगी तो। लेकिन फिर उसे उस लड़की की धमकी याद आई, अगर किसी को बताया तो अंजाम याद रखना। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। शाम के 6 बजे मिलना, वे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तभी दरवाजा खुला और शिवानी अंदर आ गई। उसने माही को गौर से देखा और कहा, ओहो, तो हमारी वाइस प्रेसिडेंट इतनी गहरी सोच में डूबी हुई है। क्या चल रहा है? शिवानी हमेशा की तरह इतनी कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसने एक हाथ में कॉफी मग पकड़ा हुआ था और माही के चेहरे को गौर से देख रही थी। माही ने तुरंत अपने ख्यालों को झटका और सीधे बैठ गई। अरे नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रही थी, माही ने कहा, लेकिन आवाज में उसकी अभी भी झिझक थी। शिवानी मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोलो माही, तुम्हारी आंखें तुम्हारा दिमागी हालात की पूरा एक्सरे कर रही है। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। माही हल्के से मुस्काई और बोली, बस कुछ खास नहीं। शिवानी ने थोड़ा और गौर से देखा और फिर हंसकर बोली, अच्छा तो ये मामला पर्सनल है? माही ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। शिवानी ने कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, जो भी है ध्यान रखना कि कोई तुम्हें गलत फैसला मत ले। माही ने सहमति में सिर हिलाया। शिवानी चली गई, लेकिन उसके बाद दिमाग में गूंजने रही थी। अब 4:30 बजने को हो गई थी। माही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर मिनट मानो 1 घंटे के बराबर लग रहा था। वो अपनी जगह से उठी और ऑफिस की बड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सड़क पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और लगातार चल रहे थे। 5:30 से ज्यादा का समय अब नहीं बचा था। उसने अपना फोन उठाया, पर्स लिया और कैबिन से बाहर निकल गई। भाग्या उसे देखकर बोली, मैम आप जल्दी जा रही हैं? क्या हुआ? माही ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ मुझे कुछ काम है, इसलिए आज थोड़ी जल्दी निकल रही हूँ। भाग्या ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है मैम, बाय। माही ने गहरी सांस ली और ऑफिस से बाहर निकल गई। वो पार्किंग में गई। उसने अपनी पूरी पार्किंग में देखा, लेकिन उसकी गाड़ी कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा, ये गाड़ी अब कहाँ चली गई? फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखते ही कहा, मैडम आपकी पुरानी गाड़ी घर भेज दी गई है। ये कहने के बाद उसने वहां खड़ी एक रेड कलर की स्पोर्ट्स मर्सिडीज की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैडम ये आपकी नई गाड़ी है। माही ने जब उस गाड़ी को देखा तो वो उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और मन ही मन सोचने लगी, ये गाड़ी तो कम से कम 2 करोड़ की होगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए खुद को संयमित किया और गाड़ी की ओर तरफ बढ़ गई। उसने गाड़ी की चाबी निकाली और बटन दबाया। टक टक, लॉक खोलने की आवाज आई। माही ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। स्टीयरिंग पर हाथ फिराते हुए उसने स्टार्ट बटन दबाया। गाड़ी स्टार्ट होते ही एक जोरदार गूंज में झूम गई। माही ने हल्के से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने एक नजर शीशे में खुद को देखा और मुस्कुरा दी।
लेकिन उसकी ये मुस्कान अगले ही पल चिंता में बदल गई। वो फिर मेरा होटल की तरफ जाने लगी। क्या होगा आगे? होटल में कौन उससे मिलने आई है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 112वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही मीरा होटल की तरफ जा रही थी। उसके दिमाग में अब भी उस लड़की की आवाज गूंज रही थी। उसकी नई स्पोर्ट्स कार मिरर रोड की तरफ इतनी रफ्तार से चल रही थी कि उसके इंजन की आवाज सुनकर रोड पर चल रही गाड़ियां उसे अपने आप पर रास्ता छोड़ रही थी। लगभग 15 मिनट में माही की गाड़ी मीरा होटल के बाहर पहुंच गई। उसने गाड़ी पार्किंग में पार्क की और होटल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगी। 6 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। माही ने एक बार फिर अपना मोबाइल चेक किया और कहीं उस लड़की का कोई कॉल तो नहीं आ गया था। मोबाइल देखने के बाद वो सोचने लगी कि उस लड़की को कैसे पहचानेगी। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजी। ट्रिंग ट्रिंग। माही ने फोन की स्क्रीन देखी तो उसे उस अनजान नंबर से मैसेज आया था। माही ने तुरंत मैसेज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, रूम नंबर 333। माही मैसेज पढ़ते ही समझ गई और रिसेप्शन पर जाकर पूछा, मुझे रूम नंबर 333 में जाना है। माही की बात का जवाब देते हुए रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राइट साइड लिफ्ट से तीसरे फ्लोर पर जाइए और बाईं ओर से तीसरा रूम है। माही उसकी बात सुनकर लिफ्ट की ओर जाने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। माही लिफ्ट के बाहर खड़ी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। माथे पर पसीना आ रहा था। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए वो बार बार मुस्कुराए जा रही थी। तभी सामने लगे शीशे में उसको कोई दिखाई दिया, जो उसको ही घूरे जा रहा था। माही ने जब ध्यान से देखा तो वो कोई और आदमी नहीं, वसीम था। माही उसको वहां देखकर हैरान थी। उसने मन ही मन सोचा, ये वसीम यहाँ क्या कर रहा है? वसीम को उस दिन माही ने युवराज के साथ देखा था, जिस दिन उसको और टीना को दीपक भाई ने किडनैप किया था। माही मुड़ी और अचानक जाकर वसीम के सामने खड़ी हो गई। उसको अपने सामने देखकर वसीम सकपका गया और वहां से मुड़कर जाने लगा, कि यह दिखाते हुए कि वो माही को जानता ही नहीं है। तभी माही ने उससे पूछा, रुको वसीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वसीम ने सकपकाते हुए कहा, जी जी मैं बस यहाँ खाना खाने आया था। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगा। माही ने फिर से उसको रोकते हुए कहा, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मैं जानती हूँ कि तुम मेरा ही पीछा कर रहे हो। जरूर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कहा होगा, है ना? माही की बात सुनकर वसीम समझ गया कि वो अब कुछ नहीं छुपा सकता। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मुझे मालिक ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। माही ने गुस्से में उसे देखा और कहा, अपने मालिक से जाकर कह दो, मुझे नहीं जरूरत उसकी प्रोटेक्शन की। मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। आगे से तुम मेरे पास भी मदर नजर मत आना। ये कहते हुए माही फिर से लिफ्ट की ओर बढ़ी और अगले ही पल लिफ्ट में चढ़ गई। वसीम उसको जाते हुए देखता रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो माही के पीछे जाए या नहीं। वो सोच रहा था, अगर मैं माही मैडम के पीछे जाऊंगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, और ना गया तो मालिक गुस्सा करेंगे। थोड़े टाइम सोचने के बाद उसने मन ही मन कहा, आगे पीछा दोनों तरफ मुश्किल ही मुश्किल, अब क्या करें? ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और युवराज को फोन मिला दिया। कुछ रिंग्स में युवराज ने फोन भी उठा लिया। उधर से फोन उठाते ही युवराज ने कहा, हाँ वसीम, बताओ क्या हुआ? वसीम ने डरते हुए कहा, मालिक, वो मैं माही मैडम पर नजर रखे हुए था। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे कहकर गई हैं कि अगर मैं उन्हें दोबारा दिखाई दिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, और ये भी कहकर गई हैं कि मैं आपसे कहूं कि आपको मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। वसीम की बात सुनकर युवराज सोच में पड़ गया कि अब उसको क्या करना चाहिए। फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए वसीम से कहा, तुम सब निकम्मे हो, एक काम ढंग से नहीं होता। अब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। ये कहने के बाद युवराज ने फोन काट दिया। युवराज का गुस्सा देखकर वसीम को तो डर के मारे टांगे कांपने लगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वसीम डरता डरता वहां से युवराज के ऑफिस की तरफ चल दिया। उधर माही भी रूम नंबर 333 के बाहर पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने घबराते हुए दरवाजे पर नॉक किया, आ जाओ। इतने में एक लड़की की अंदर से आवाज आई। माही ने घबराते हुए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर गई, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक लड़की नहीं, कम से कम 30-35 लड़कियां थी। सभी की आंखों पर मास्क थे, जिससे उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सभी लड़कियों ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनमें से वो लड़की कौन है जिसने उससे वहां पर बुलाया है। तभी दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की ने माही से कहा, आओ माही, और वहां बैठ जाओ। ये कहते हुए उसने वहां पर बीचों बीच रखे सोफे की तरफ इशारा कर दिया। माही भी डरते हुए वहां से जाकर बैठ गई। तभी दूसरी लड़की उसके पास आई और उसको कॉफी देकर चली गई।
माही ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको ये बात करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, इन सभी में से मैं उस लड़की को कैसे पहचानूं। ये सोचते हुए उसने मन ही मन एक और विचार आया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। जैसे ही वो नंबर डायल किया, उसके सामने टेबल पर पड़ा मोबाइल बज उठा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मोबाइल के आसपास कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, डर गई क्या? तुम्हारे चेहरे पर तो यह डर देखकर मजा आया। ये कहते वो लड़की हंसने लगी। माई को उसकी बात सुनकर, यही लड़की वही कॉल वाली है, उसने सोचा, क्योंकि कल भी फोन पर इसने यही बात कही थी। लेकिन तभी वो लड़की वहां से चली गई। उसको जाता हुआ देखकर माही और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसका दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि पास खड़ी लड़की को भी उसके दिल की आवाज सुनाई दे जाए। माही ने अपने डर को ऊपर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका डर हर मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक और लड़की उसके पास आई और एक एनवलप देकर उसको वहां से चली गई। माही ने कुछ देर इस एनवलप को ऐसे ही देखा। फिर थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहने के बाद उसने खोल कर देखने का फैसला किया। माही ने एनवलप खोल कर देखा, उसमें एक लेटर था जिस पर लिखा था, युवराज को छोड़ दो और उसको डिवोर्स दे दो। ये पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे और युवराज को अलग करके इस लड़के को क्या मिल जाएगा। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, एक और लड़की उसके पास आई और एक एनवलप और देकर उसको वहां से चली गई। इस बारे माही ने एक बिना समय गवाए और तुरंत एनवलप खोला और उसमें से भी एक लेटर था। माही ने जब उसको निकाल कर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। शौक के मारे वो हिल भी नहीं पा रही थी। उस लेटर में लिखा हुआ था, अब तुम सोच रही हो कि तुम्हारे और युवराज के डिवोर्स से मुझे क्या मिलेगा। तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम बस वो करो जो मैंने कहा है, वरना अंजाम तो तुम जानती ही हो। माही अब भी उस लेटर को गौर से देख रही थी। तभी एक लड़की आई और उसके सामने आकर आगे बैठ गई। इस लड़की के चेहरे पर नकाब चढ़ा हुआ था। वो वहां बैठी और बोली, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप से भी तुम्हें नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। माही भी अभी हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी बात सुनने के बाद माही ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें वो वीडियो कहां से मिला? माही की बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी। उसको ऐसे हंसते हुए देखकर रूम में मौजूद सभी लड़कियां भी हंसने लगी। माही के कानों में उन सभी लड़कियों की हंसी की आवाजें किसी सुई की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। सामने बैठी लड़की ने हंसना बंद किया और सीरियस होते हुए अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन लाते हुए उसने कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हें कहा गया है। उसने ये भी कहा और अपने जगह से खड़ी हो गई और वहां से चली गई। उसके जाते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां एक एक करके वहां से चली गई। अब रूम में सिर्फ एक माही ही बैठी थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो शौक में वहीं कुछ देर बैठी रही और फिर खड़ी होकर रूम से बाहर निकल गई। उसने मन ही मन कई लगातार सवाल घूम रहे थे। वो दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि कौन हो सकती है ये लड़की और मुझे और युवराज को अलग क्यों करना चाहती है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसको कुछ याद आने लगा। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, कहीं ये लड़की और धमकियां देने वाला इंसान एक ही तो नहीं। वो भी मुझे युवराज से अलग होने के लिए धमकी दे रहा है और ये लड़की भी अभी अभी यही कहकर गई है कि मुझे युवराज से डिवोर्स लेना होगा। वो ये सोचती हुई लिफ्ट में चढ़ी और नीचे की तरफ बढ़ गई। वो अभी भी शौक में थी। उसको अपना एक एक कदम भारी लग रहा था। वो भारी मन से होटल के बाहर निकली और वहां से कैब ली और अपने घर की तरफ निकल गई। शौक के मारे उसको यह भी याद नहीं रहा कि वहां अपनी गाड़ी में आई थी। वो कैब के पिछली सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी और उसके मन में अभी वही सवाल गूंज रहे थे। तभी उसका ध्यान उसके मोबाइल की घंटी से टूटा। उसने अपने बैग से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला तो उसके हाथ मोबाइल से पहले चाबी पर लग गया। तभी उसको याद आया कि वो होटल में अपनी गाड़ी तो छोड़ ही आई है। ये याद आते ही उसने खुद से कहा, मैं तो वहां अपनी गाड़ी से गई थी। फिर उसने अपने कैब ड्राइवर से कहा, भैया मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो जहां से आप मुझे लेकर आए हैं। माही की बात कैब ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी वापस मीरा होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में वो लोग वापस मीरा होटल में पहुंच गए। माही ने कैब ड्राइवर से किराया पूछा भी नहीं और जल्दी में दो 500-500 के नोट निकालकर उसको दिए और गाड़ी से निकलकर पार्किंग की तरफ जाने लगी। कैब ड्राइवर ने रुपए देखे और उसको आवाज लगाई, मैडम आपके सिर्फ 230 रुपए हुए हैं। लेकिन माही ने उसकी एक नहीं सुनी और पार्किंग की तरफ लगातार चलती रही। उस कैब ड्राइवर ने मन ही मन सोचा, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं। अब क्या करेगी माही? क्या माही युवराज को डिवोर्स दे देगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों,
लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों 113वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही दोबारा से होटल की तरफ आ गई थी, अपनी गाड़ी में बैठी और दोबारा से घर की ओर चल दी। इधर मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच ब्लैक एम्पायर बिल्डिंग के 30वें मंजिल पर स्थित एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस के शीशे के कैबिन में युवराज सिंह बैठा था। काले रंग का इटालियन सूट, मजबूत कदगाठी और चेहरे पर खतरनाक सन्नाटा। वो अपने लेदर चेयर पर गहरी सोच में डूबा हुआ था। टेबल पर उसके सामने एक फाइल खुली थी, लेकिन उसकी नजरें उसमें थी ही नहीं। उसका दिमाग कहीं ना कहीं था। विक्रम, उसका छोटा भाई जो उससे नाराज था, और कैसे उसे मनाए, कैसे उसे घर वापस लाए। कभी उसके बचपन पर उसको हंसी आती। युवराज के चेहरे पर हल्का सा तनाव था। तभी दरवाजा हल्के से खुला और एक शख्स ने डरते डरते अंदर कदम रखे। ये कोई और नहीं, वसीम ही था। वसीम, जिसके नाम से पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड कांप जाता, आज खुद डरा डरा उसके चेहरे पर रंग उतरा हुआ था। पसीने के बूंदे उसके माथे से टपक रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक। युवराज ने उसकी आवाज सुनी और अपने ख्यालों से बाहर आया। जैसे उसने वसीम को देखा, उसको गुस्सा आ गया और उसकी भूरे रंग की गहरी आंखें आग में तब्दील हो गई। उसने अपने टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे कॉफी मग थोड़ा सा हिल गया। फिर वो हल्के से आगे झुका और अपनी आवाज को तेज और लेकिन नियंत्रित करते हुए बोला, आइए आइए, खुद को मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग कहते हो और एक सिंपल से लड़की की नजरों से बच भी नहीं पाई। उसके शब्दों में गहरी हिकाकत थी। वसीम ने शर्म से सिर झुका लिया। उसका दिल डूबने लगा और वो चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे सका। युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है वसीम, जब कोई जंग लड़ता है तो उसे दो चीजों से जीत मिलती है, ताकत और चालाकी। लेकिन तुम न ताकत दिखा पाए और न ही चालाकी। वसीम की मुट्ठियां भिज गई, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके पलकों में जलन थी, लेकिन वो आंख उठाकर युवराज से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी दरवाजा फिर से खुला। इस बार चंदन अंदर आ गया। चंदन के हाथ में कुछ फाइलें थी और चेहरे पर गंभीर भाव। उसने अंदर आते ही गंभीर लहजे में कहा, सर, मैंने ब्लू मैरी होटल में हुई गड़बड़ के बारे में पता किया है। इसके पीछे दो नाम निकल कर आ रहे हैं। युवराज का चेहरा और कड़ा हो गया। उसकी मुठ्ठियां टेबल पर कस गई और उसने बिना पलक झपकाए पूछा, कौन है वो? तो चंदन ने धीरे से कहा, सर वही, मेहता और वर्मा। उन्होंने ये सब मुकुल के कहने पर किया है। युवराज के अंदर आग भड़क उठी। वह एकदम से खड़ा हुआ और टेबल पर इतना जोर से मुक्का मारा कि कॉफी मग नीचे ही गिरकर टूट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने गहरी आवाज में कहा, उन दोनों को अब सबक सिखाना ही होगा। बहुत कर लिया उन्हें अपनी मनमानी। चंदन ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, आप जो आदेश देंगे वो किया जाएगा सर। युवराज ने एक तेज सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, नहीं, ये काम सोच समझ कर करना होगा। मैं चाहता हूं कि उनको अपनी गलती का एहसास हो और कोई तकलीफ भी ना हो। वो दोनों मेरे पापा के कलीग्स हैं और मैं उनकी इज्जत भी करता हूं। वसीम ने धीरे से कहा, मालिक, अगर आप कहें तो मैं। युवराज ने उसे तेज नजरों से देखा और कहा, नहीं वसीम, तुम कुछ नहीं करोगे। वसीम का चेहरा लाल हो गया। युवराज ने चंदन की ओर देखा और कहा, मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज करो उन दोनों से। चंदन ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी सर। युवराज ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अब देखता हूं मेहता और वर्मा कब तक उस मुकुल का साथ देते हैं। चंदन ने सिर हिलाया और युवराज के कहे अनुसार अपने काम पर लग गया। युवराज ने वसीम की तरफ देखा और कहा, तुम भी जाओ अभी। वसीम ने बिना कुछ कहे वहां से चला गया। युवराज भी अपने ऑफिस से निकला और सिंघानिया हाउस की तरफ चल दिया। उसने माही की चिंता भी हो रही थी और साथ में बहुत उसकी याद भी आ रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। दूसरी तरफ चमचमाती स्पोर्ट्स कार बिना किसी शोर के चौधरी हाउस के पिछले हिस्से में आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठी माही कुछ क्षणों तक वहीं रुक रही। उसकी सांसें तेज थी और दिल की धड़कन अब भी अनियमित थी। उसकी आंखों में एक अनजान डर था और एक अजीब सी घबराहट भी थी। उसकी नजरें अभी भी शून्य पर अटकी हुई थी। उसकी आंखों के सामने वही लेटर में लिखे शब्द घूम रहे थे, तुम्हें युवराज से डिवोर्स लेना पड़ेगा। वो नकाबपोश लड़की, उसकी आंखों में ठंडक, उसकी आवाज में कठोरता, सब कुछ उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहा था। कुछ क्षणों बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कार का दरवाजा खोला। वहीं ने अपनी गाड़ी चुपचाप घर के पीछे पार्क कर दी थी और धीरे कदमों से दरवाजे के अंदर चली गई। उसने जानबूझकर मुख्य गेट के से जाने का परहेज किया। अब सवालों का सामना करने की हिम्मत भी नहीं मुझ में, उसने अपने आप से ही कहा। लेकिन वो जितना बचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही भाग्य उसे सामने खड़ा कर देता था। जैसे ही उसने हॉल का दरवाजा पार किया,
उसकी नजर सोफे पर बैठे यशवंत और यामिनी और टीना पर पड़ गई। तीनों के चेहरे पर गंभीरता थी। यामिनी ने उसे देखते ही त्योरी चढ़ा ली और तेज आवाज में पूछा, आ गई? इतनी देर कहाँ थी माही? माही ने गर्दन झुकाई और बिना पलक झपकाए जवाब दिया, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। उसकी आवाज में स्पष्टता नहीं थी। यामिनी की नजरें संदेह भरी थी, लेकिन माही ने एक पल भी रुके बिना सीधे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा लिए। यामिनी की आंखों में सवाल थे, लेकिन माही को इस वक्त किसी सवाल का सामना नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में जाकर अकेला रहना चाहती थी। कमरे में आते ही माही ने दरवाजा बंद किया और उसका दिल अभी भी बेचैन था। वो धीरे धीरे बेड के किनारे बैठ गई और अपने माथे को हल्के से दबाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बोझ की थकान थी। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, युवराज से डिवोर्स लेना पड़ेगा। उसका दिल जोर जोर से धड़का। डिवोर्स? क्या सच में यही हल? युवराज का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी गहरी आंखें, उसका गंभीर चेहरा, उसकी तेज आवाज, सब कुछ एक ही पल में उसके सामने ताजा हो गया। क्या मैं सच में युवराज को छोड़ सकती हूँ? उसने मन ही मन अपने आप से पूछा। उसके दिल में एक टीस उठी। यह सवाल उसके आत्मा से टकराया और उसने खुद को और ज्यादा कमजोर महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन अंदर से कोई आवाज उसे रोक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने कपड़े बदल लिए। शरीर तो चलने को तैयार नहीं था, लेकिन मन अभी भी यही सोच रहा था, क्या सच में यही सही है? वो चाहती तो आज खाना स्किप कर सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि नीचे सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे उतर आई। नीचे पहुंचते ही देखा, यशवंत, यामिनी और टीना पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसका इंतजार ही कर रहे थे। उन तीनों की नजरें माही पर टिकी हुई थी। माही ने धीमे कदमों से कुर्सी खींची और उनके साथ आकर बैठ गई। माही के बैठते ही यशवंत ने मुस्कुराया और पूछा, बेटा, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? माही ने बेमन से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी की कोई झलक नहीं थी। उसने जबरदस्ती कहा, ठीक था बाबा। यशवंत ने माही की आवाज में छिपी उदासी को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। टीना, जो हमेशा माही को नीचा दिखाने के मूड में रहती, उसने माही की टांग खींचते हुए कहा, लगता है बहुत थक गई हो। वैसे भी तुम्हारी पोस्ट के लोगों को काम बहुत होता है ना? माही ने कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। वो सिर्फ कहकर चुप हो गई। टीना ने उसकी गंभीरता को नोट किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। माही के दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। डिनर की प्लेट उसके सामने थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे। उसका दिल कह रहा था, नहीं। लेकिन क्या वो इस नहीं को सच बना पाएगी? माही ने जैसे तैसे अपना डिनर खत्म किया, अपने रूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही टीना भी अपने रूम में चली गई। तभी यशवंत ने यामिनी से कहा, यामिनी, माही मुझे आज कुछ परेशान सी लग रही है। मुझे भी यही लग रहा है। यामिनी ने भी हामी भर दी। दोनों को माही की चिंता हो रही थी। यामिनी ने जानबूझकर उसको लेट आने पर डांटा था, और सिर्फ टीना को दिखाने के लिए। उनको गाड़ी का तो पहले से ही पता था, क्योंकि माही की गाड़ी आज दोपहर में ही उनके घर आ गई थी। उधर सिंघानिया हाउस के भव्य दरवाजे के पार एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर बाहर आया और दरवाजा खोला। युवराज बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। उसके चाल में थकान नहीं, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कमरे की तरफ बढ़ा और अपने आप से बोल रहा था, आज ये रात फिर से काटनी पड़ेगी माही के बिना। कमरा वैसा का वैसा ही था, बस एक चीज की कमी थी, और वो माही थी। दरवाजा बंद होते ही युवराज ने अपनी टाई ढीली की और सोफे पर धप से गिर गया। उसकी आंखें छत पर टिक गई और दिलो दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, माही। उसने जेब से अपना मोबाइल निकला और गैलरी में जाकर माही की तस्वीरें देखने लगा। वो तस्वीर जहां माही उसके साथ हंस रही थी, गुलाबी साड़ी में, और उसकी आंखों में चमक थी। उसने उंगलियों से तस्वीर को हल्के से छुआ, जैसे वो माही के गालों को महसूस कर रहा हो। पर उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, माही, क्यों क्यों तुम मुझसे इतनी दूर हो गई? उसकी आवाज में दर्द था और उलझन भी थी। उधर माही भी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में युवराज की तस्वीर थी और आंखें नम थी, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे थे। उसके दिल में अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या मुझे उस नकाबपोश लड़की की बात मान लेनी चाहिए? क्या मुझे सच में युवराज से अलग हो जाना चाहिए? उसने अपने आप से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को देखा, युवराज की हंसी, उसकी गर्माहट, उसकी आंखों का प्यार, और सब यादों की तरह जिंदा हो गई। उसकी दिल में एक ही जवाब दे रहा था, नहीं, मैं युवराज से अलग नहीं हो सकती। लेकिन दिमाग कह रहा था, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। उधर युवराज का मन भी और बेकाबू हो गया। उसने टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और विस्की की बोतल उठा ली। ढक्कन खोला और गिलास में उड़ेल दी। उसने विस्की का एक लंबा घूंट भरा। उसने आंखें बंद कर ली। शायद इससे दर्द कम हो जाए, उसने सोचा, पर दर्द कम होने की जगह और बढ़ रहा था।
हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने माही का चेहरा और भी साफ हो रहा था। उसने गुस्से में गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। नहीं, नहीं, मैं उसे नहीं खो सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, प्यार था और खुद से नाराजगी भी थी। मुझे किसी और तरीके से उसको मनाकर वापस लाना होगा। मैं माही को नहीं खो सकता, लेकिन कैसे? युवराज की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने बोतल टेबल पर पटकी और अपने सिर को अपने हाथों में रख लिया। कमरे में सन्नाटा था और दिलों में तूफान। क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। क्या युवराज दोबारा से माही को मना पाएगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे कराने में हमारी हेल्प करें और 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी भी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। दोस्तों, 114वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपने कमरे में अकेला यही सोच रहा था और कि वो करेगा तो करेगा क्या। शराब का नशा उसके रगों में दौड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें झपकने लगी और वो बेहोशी की हालत में सोफे पर भी ढेर हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखें कब बंद हो गई और कब रात बीत गई। इधर माही ने भी अपने आप से मन बना लिया था और उसने अपने आप से कहा, मुझे युवराज को तलाक देना ही होगा, नहीं तो मैं मम्मा पापा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये सोचते सोचते उसकी भी आंखें में नमी आ गई। उसने तकिए पर सिर रख दिया, लेकिन दिमाग में अभी भी हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या विराज इस सच को समझ पाएगा? उसने मन ही मन सवाल किया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना, ये करना ही होगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। वो कब नींद के आगोश में चली गई उसे खुद ही नहीं पता चला। सुबह की हल्की रोशनी माही के कमरे में आ चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। उसकी आंखें खुली तो थी, सिर पर हल्की भारीपन था। उसने धीरे से उठकर अपने माथे को छुआ, मानो अपने ही शरीर से पूछ रही हो कि वो क्या ठीक है। क्या मैं युवराज से दूर हो पाऊंगी? उसके बिना जी पाऊंगी? उसने उठते ही खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। उसका मन बुरी तरह से उलझ चुका था। उसने बिस्तर से उतरकर अपने कदमों को घसीटते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ाया। शीशे में अपनी सूरत देखी, बाल बिखरे हुए थे, थकी हुई आंखों और बुझा हुआ चेहरा। उसने पानी के छींटे मुंह पर मारे और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल की उलझने इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। वो धीमे कदमों के साथ वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। ऑफिस के लिए कपड़े निकाले, हल्के गुलाबी रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनकर जब वो तैयार हुई तो खुद को आईने में देखते हुए सोचने लगी, क्या सच में मैं ये करने जा रही हूँ? क्या मैं सच में युवराज को छोड़ दूंगी? लेकिन फिर उसके कानों में वही शब्द गूंजे, तुम्हें युवराज से तलाक लेना ही पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक नकली दृढ़ता लाई और नीचे हॉल की ओर बढ़ गई। हॉल में यशवंत सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसके हाथ में चाय का कप था जिससे भाप निकल रही थी। यामिनी किचन में नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी और टीना अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। माही धीरे धीरे यशवंत के पास जाकर बैठ गई, लेकिन आज उन्हें गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। यशवंत ने अखबार में नजरें उठाकर अपनी बेटी को देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अरे, आज मेरी बेटी इतनी चुप चुप क्यों है? लेकिन माही ने सिर्फ सिर हिलाकर कोई जवाब नहीं दिया और यशवंत को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। माही, मैंने सुना है कि मेरी बेटी को ऑफिस से बहुत कुछ मिला है। यशवंत ने उसके मूड को हल्का करने के लिए एक सवाल पूछ लिया। इससे पहले कि माही कुछ कह पाती, पीछे से टीना की आवाज आई। ओह, क्या मिला है पापा? यशवंत ने खुश होकर कहा, गाड़ी। टीना ने फिर पूछा, ओ, कौन सी गाड़ी पापा? यशवंत और माही दोनों एक पल के लिए सक पका गए। वे अभी टीना को इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो टीना ने दोबारा पूछा, किसको दिखानी है गाड़ी बाबा? यशवंत हड़बड़ा गई। अरे अरे, किसी को नहीं, उन्होंने जल्दबाजी में कहा। टीना को उनकी घबराहट देखकर और भी हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि गाड़ी कब दिखा रहे हो? यशवंत ने बात संभालते हुए कहा, अरे, मैं माही से कह रहा था कि गाड़ी मैकेनिक को कब दिखा रही हो। अच्छा। टीना ने संदेह भरी नजरों से दोनों को देखा। तभी तीनों के कानों में यामिनी की आवाज आई, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो जल्दी से नाश्ता तैयार है, आकर कर लो। तीनों अपने अपने जगह से उठे और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई, लेकिन माही अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यामिनी ने माही को ध्यान से देखा और कहा, क्या हुआ माही? क्या सोच रही हो? मैं देख रही हूँ कि कल रात से ही तुम गहरी सोच में डूबी हुई। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। टीना ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें जो मुश्किल लग रही है तो तुम छोड़ दो,
मैं तो जॉब कर रही हूँ, सैलरी भी अच्छी है, घर के खर्च मैं देख लूंगी। इस बार माही चुप नहीं रही। उसने जो कहा उसे सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस युवराज के बारे में सोच रही हूँ। मैं उससे तलाक ले रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यशवंत ने चौंक कर माही को देखा और टीना की आंखें हैरानी से फैल गई और यामिनी के हाथ का चम्मच वहीं के वहीं रुक गया। क्या? यशवंत के मुंह से धीमी लेकिन भारी आवाज निकली। माही ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में दोहराया, मैं युवराज से तलाक ले रही हूँ बाबा। यामिनी ने झटके से चम्मच टेबल पर रखा और गुस्से में बोली, ये क्या बकवास है माही? अचानक ये फैसला क्यों? यशवंत ने भी गंभीर स्वर में कहा, बेटा क्या हुआ? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? माही ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और कहा, यह फैसला मेरा है बाबा, मैं अब और रिश्ते में नहीं रह सकती हूं। यामिनी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, क्या युवराज ने कुछ और किया है? माही ने सिर झुका लिया। यशवंत ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बेटा शादी का कोई खेल नहीं होता, ये तुम रिश्ता कैसे खत्म कर सकती हो ऐसे? बाबा मैंने फैसला कर लिया है और ये मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है। अब जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो इस रिश्ते के भी क्या मायने रह गए हैं? माही की ये बोलते बोलते आवाज लड़खड़ा रही थी। टीना जो अब तक चुप थी धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसने मुस्कान जल्दी ही छुपा ली और नकली सहानुभूति जनाते हुए कहा, अगर माही ने सोच लिया है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए पापा। यशवंत ने टीना को घूर कर देखा, लेकिन फिर माही की तरफ मुड़ गए और कहा, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। माही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया और अपने पापा के गले लग गई और कहा, थैंक यू बाबा। इतना कहकर वो टेबल से खड़ी हो गई, अपने कमरे की ओर चल गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में रहने वाले युवराज के दिल और दिमाग में अभी भी अंधेरा पसरा हुआ था। वो रात भर माही के बारे में सोचता रहा था। क्या वो अब भी उससे नाराज थी और क्या वो उसे मना पाएगा, या फिर ये नाराजगी ज्यादा लंबी खींचने वाली थी? युवराज की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था, मानो किसी ने रात भर उसे सोचो समुद्र में डुबो कर रखा हो। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और हल्का सिर दर्द महसूस किया। उसने करवट बदली और पास में रखा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट भरा और उठकर बैठ गया। कमरे में हल्की रोशनी आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी किसी अंधेरे के कोने में खोया हुआ था। वो धीमे कदमों से किचन की ओर बढ़ा। किचन में सबरा काम में व्यस्त थी। उसने कहा, बाबा आज आप इतनी जल्दी उठ गए? युवराज ने अपने सिर को हल्का सा दबाते हुए कहा, सबरा एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सबरा ने तुरंत कॉफी बनानी शुरू कर दी। युवराज वहीं किचन के काउंटर से टिककर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन असल में वो खोया हुआ था। कुछ ही मिनटों में सबरा ने उसके हाथ में गर्मगराहट कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहा, लीजिए बाबा आपकी फेवरेट स्ट्रॉन्ग कॉफी। युवराज ने चुपचाप कप लिया और हल्के हल्के सिप लेने लगा। गर्म कॉफी हल्के से उतर रही और थोड़ी उसको राहत भी महसूस हो रही थी, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। उसका दिमाग अभी माही से उलझा हुआ था कि क्या माही को वो मना पाएगा या नहीं। उसका मन बार बार ये सवाल पूछ रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माही ने उसे हमेशा से छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। कॉफी खत्म करने के बाद उसने कप वहीं टेबल पर रखा और अपने कमरे में वापस चला गया। धीरे धीरे उसने खुद को तैयार किया। डार्क ग्रे सूट, सफेद शर्ट और ब्लैक टाई पहनकर वो हर बार की तरह एक परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की जगह उलझन थी। वो अपनी घड़ी बांधते हुए सोच रहा था, आज ऑफिस से पहले माही से मिलने जाऊंगा, उसे फिर से मनाने की कोशिश करूंगा। ये सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। जैसे वो घर से बाहर निकला और अपनी चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज के पास पहुंचा, अचानक उसका दिमाग एक झटके में एक कल वाली घटना को याद कर गया। ओह शिट, कल मेरी गाड़ी पीछे से टकरा गई थी। अब जाकर उसे याद आया कि पिछली रात गाड़ी के बम्पर को काफी नुकसान हुआ था। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? उसने झटके कार की चेंज की और खरोंचे साफ दिख रही थी। उसने बम्पर थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसने लंबी सांस ली और फैसला किया कि अब इसे गैरेज में देकर आता हूँ। युवराज अपनी गाड़ी में बैठा और सीधे शहर के सबसे नामी रेडवुड ऑटो गैरेज पहुंच गया। वहां का मैनेजर अर्जुन पहले से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने मजाकिया लहजे में कहा, सर क्या बात है, आज आपकी कार की तबीयत ठीक नहीं लग रही? युवराज ने चिढ़ते हुए कहा, कल रात एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, चेक करके बताओ कितना टाइम लगेगा इसे ठीक करने में। अर्जुन ने गाड़ी को ध्यान से देखा और फिर बम्पर और बैकलाइट पर हाथ फेरते हुए गंभीर आवाज में बोला, सर इसमें तो कम से कम 3 दिन लगेंगे।
3 दिन? युवराज ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, मैं इतनी देर तक गाड़ी के बिना नहीं रह सकता। कुछ करो, शाम तक ठीक होनी चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराता कर सिर हिलाकर कहा, सर आपके गाड़ी के पार्ट्स इंपोर्टेड है, हमें उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इसमें समय तो लगेगा ही। युवराज ने झुंझलाते हुए बालों में हाथ फेरा और लंबी सांस लेते हुए कहा, अब मैं बिना गाड़ी के ऑफिस कैसे जाऊं? युवराज ने थोड़ी देर सोचा और फिर मजाक के अंदाज में कहा, सर एक काम कीजिए, मेरा स्कूटर ले जाइए, पुराना है लेकिन दमदार है। युवराज ने उसे घूर कर देखा। स्कूटर? हाँ सर, क्या पता आपको एक नया अनुभव मिल जाए, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। युवराज पहले तो गुस्से में था, लेकिन फिर उसे लगा कि फिलहाल उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लाओ तुम्हारा स्कूटर। कुछ ही मिनटों में अर्जुन ने अपना पुराना लाल रंग का स्कूटर बाहर निकाला। युवराज ने पहले तो उसे घूरा, फिर नापसंदगी से उसका हैंडल पकड़ा और उस पर बैठ गया। ये मेरे स्टेटस के लायक नहीं है, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन इस समय कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और स्कूटर स्टार्ट किया। बड़ 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 जैसे स्कूटर की आवाज आई, आसपास खड़े लोग युवराज को देख रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था तो कोई अजीब निगाहों से देख रहा था। युवराज के अंदर शर्मिंदगी की हल्की सी लहर दौड़ गई। ये क्या नौटंकी है, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था। युवराज ने स्कूटर चलाना शुरू किया और ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे लग रहा था कि पूरा शहर उसे ही घूर रहा है। कई जगह लोगों की मुस्कान देखकर उसने खुद से ही कहा, यार ये सच में अजीब है। रोड पर जाते जाते उसे याद आया कि उसे तो माही से मिलना था। अब क्या करेगा युवराज? क्या ऑफिस से जाने से पहले युवराज माही से मिलेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 115वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज जैसे ही अपने ऑफिस अल्फा टावर की पार्किंग में पहुंचा, वो सीधा सीओ की पार्किंग में स्पेस में स्कूटर खड़ा करने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, साहब यहाँ स्कूटर नहीं लगा सकते। युवराज ने चौंक कर पीछे देखा। एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, कद लंबा, शरीर मजबूत और लेकिन चेहरे पर ईमानदारी झलक रही थी। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा सकता? युवराज ने चश्मा उतारते हुए पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने रौबदार आवाज में कहा, यहाँ हमारे साहब की गाड़ी लगती है। युवराज को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड की शर्ट पर लगे नेम प्लेट को पढ़ा और कहा, राम बहादुर। और ये साहब कौन है? युवराज ने हल्का मजाकिया लहजे में पूछा। राम बहादुर ने गौर से इमारत की तरफ इशारा किया। हमारे मालिक इस कंपनी के सीईओ। युवराज ने जोर से ठहाका लगाया। उसका खराब मूड अचानक अच्छा हो गया। वो अभी तक स्कूटर वाली बात को लेकर खुद को अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन यह घटना उसे मजादार लगने लगी थी। अच्छा, और अगर मैं अपना स्कूटर यहां से ना हटाऊं तो? युवराज ने चुटकी लेते हुए कहा। राम बहादुर जरा भी घबराया नहीं। उसने उसी सख्त अंदाज में कहा, साहब आपको हटानी ही पड़ेगी। तभी अचानक सिक्योरिटी हेड करीश वहां पर आ गया। उसने ये सब सुना तो तुरंत बीच में बोल पड़ा, अरे ओ, पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? राम बहादुर ने करीश की ओर देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब? करीश ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, यह है हमारे ही सीईओ साहब हैं, इस पूरी कंपनी के मालिक युवराज सिंघानिया। क्या तुम इन्हें नहीं जानते? राम बहादुर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पहले युवराज को देखा, फिर उसने स्कूटर को, फिर दोबारा युवराज को। उसे यकीन ही नहीं हुआ इतना बड़ा आदमी इतने साधारण स्कूटर से आ सकता है। राम बहादुर ने झिझकते हुए कहा, आप आप मालिक हैं? युवराज मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखता रहा। करीश गुस्से में राम बहादुर को घूरने लगा। तेरी नौकरी तो गई। लेकिन युवराज ने हाथ उठाकर करीश को चुप करा दिया। कोई जरूरत नहीं है किसी को निकालने की। वो अपने स्कूटर की चाबी घुमाते हुए जाने ही वाला था कि राम बहादुर ने फिर से आवाज दी, रुकिए साहब। युवराज ने पलट कर देखा। राम बहादुर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, देखिए आप चाहे जो भी हैं, लेकिन यहाँ स्कूटर खड़ा नहीं कर सकते। यह जगह सिर्फ हमारे 4 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए बनी है। 2 व्हीलर्स पार्किंग वहां है। उसने दूसरी तरफ इशारा करके वह उसको बताया। करेश ने गुस्से में भड़क उठा, अबे तुझे समझ नहीं आ रहा? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? लेकिन इस बार युवराज ने सख्त लहजे में कहा, रुको करीश। फिर उसने राम बहादुर की तरफ देखा और कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने बिना कोई बहस के स्कूटर स्टार्ट किया और 2 व्हीलर की पार्किंग की तरफ चला गया। करेश अभी भी गुस्से में राम बहादुर को घूर रहा था, लेकिन राम बहादुर बिना किसी डर के सीधे खड़ा था। युवराज ने स्कूटर पार्क किया और फिर कॉन्फिडेंस में चलते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो ऑफिस में घुसा, लेकिन उसके मन में अभी भी राम बहादुर की छवि बनी हुई थी। एक ऐसा आदमी जो निडर था, जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाता था, जिसके लिए उसकी नौकरी से ज्यादा उसके सिद्धांत मायने रखते थे। काश दुनिया में हर कोई इतना ईमानदार होता। युवराज ने मन ही मन सोचा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
युवराज अपने लेदर के रेड क्लाइनर चेयर पर बैठा था और बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में अब भी राम बहादुर की ईमानदार छवि घूम रही थी, एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड जिसने अपनी नौकरी जाने की चिंता किए बिना नियमों का पालन किया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, युवराज ने हल्के से सोचा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? युवराज की विचारधारा टूटी। उसने अपनी कुर्सी घुमाकर देखा। सामने उसका पर्सनल असिस्टेंट चंदन खड़ा था। हाँ, आओ चंदन, युवराज ने कहा। चंदन हाथ में एक लैपटॉप लिए अंदर आया और बोला, सर, आज के दिन का पूरा शेड्यूल तैयार है। युवराज ने हाथ में इशारे से उसे बैठने का इशारा किया। चंदन ने लैपटॉप खोला और शेड्यूल पढ़ने लगा। सुबह 11 बजे आपको बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है। उसके बाद 12 बजे कॉन्फ्रेंस है और दोपहर 2 बजे आपका लंच मिस्टर मल्होत्रा के साथ तय है। और फिर वो बोल ही रहा था, इतने में युवराज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस बस, ये बाद में देख लेंगे, पहले मुझे एक काम करना है। चंदन ने सिर हिलाया और कहा, जी सर, बताइए। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नीचे पार्किंग सिक्योरिटी में एक नया लड़का है, नाम है राम बहादुर, उसे बुलाओ। चंदन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए फोन उठाया और नीचे सिक्योरिटी हेड करिश को कॉल कर दिया। उसी समय नीचे पार्किंग में माहौल पूरी तरह से अलग था। करिश अभी भी गुस्से में था और राम बहादुर को घूर रहा था। तुझे जरा भी अकल नहीं, करिश ने चिल्लाते हुए कहा। तुझे पता भी है कि तूने किसके साथ कैसा बर्ताव किया है? राम बहादुर चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अपने ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के यकीन रखता था और उसे किसी से डरने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने शांत लहजे में कहा। चुप, जुबान मत लड़ा। करिश का गुस्सा और बढ़ गया। तभी ऑफिस के सिक्योरिटी डेस्क का फोन बज गया। करिश ने झट से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से चंदन की आवाज आई, राम बहादुर को सीओ के कैबिन में भेजो। करिश ने चौंक कर फोन देखा, मानो उसके अपने सुनी गई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से फोन रखा और फिर भौचक्का होकर राम बहादुर की तरफ देखा। अबे, तेरा बुलावा आया है, अब गई तेरी नौकरी। सीओ सर ने तुझे अपने कैबिन में बुलाया है, चल जा ऊपर 30वें फ्लोर पर। राम बहादुर ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके मन में हल्की सी घबराहट थी। आखिरकार एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को अचानक सीईओ के कैबिन में बुलाया जाना कोई छोटी बात नहीं थी। 30वें फ्लोर तक पहुंचते ही राम बहादुर का दिल हल्का हल्का धड़कने लगा था। उसे नहीं पता था कि ऊपर उसका क्या और कौन इंतजार कर रहा है। चंदन पहले से ही बाहर खड़ा था। उसने राम बहादुर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो, सर अंदर बुला रहे हैं। राम बहादुर ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। युवराज अभी भी अपने बड़े से ऑफिस चेयर पर बैठा था। उसने जैसे ही राम बहादुर को अंदर आते देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। आओ राम बहादुर, उसने शांत लहजे में कहा। राम बहादुर थोड़ा सा हिचकिचा गया, लेकिन फिर वो अंदर आ गया। मैंने सुना है कि तुमने आज सुबह मेरे साथ बहस की थी, युवराज ने मजाकिया लहजे में कहा। राम बहादुर ने झट से जवाब दिया, सर, मैंने सिर्फ एक अपना काम किया है, मैं किसी को भी नियम तोड़ने नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर एकदम गंभीर होकर बोला, अगर मैं तुम्हें सिक्योरिटी हेड बना दूं तो क्या तुम अपनी ईमानदारी बनाए रखोगे? राम बहादुर को लगा कि उसने गलत सुना। उसने अविश्वास से युवराज की तरफ देखा। सर, क्या क्या युवराज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखा और कहा, राम बहादुर, आज के बाद से तुम हमारी पूरी सिक्योरिटी टीम के हेड हो। तुम अपनी ईमानदारी से मुझे प्रभावित कर चुके हो। राम बहादुर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले तक वो एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड था और अब उसे सिक्योरिटी हेड बना दिया गया था। लेकिन युवराज ने कोई परवाह नहीं थी। उसने राम बहादुर से फिर कहा, आज से तुम मेरी कंपनी की सुरक्षा संभालोगे, और हाँ, अपने उसी ईमानदारी लहजे में। राम बहादुर ने सर झुका लिया और गर्व से कहा, सर, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। युवराज ने राम बहादुर को जाने के लिए कहा। राम बहादुर भी उसको सलाम करने के बाद वहां से चला गया। युवराज ने एक बार फिर खिड़की के बाहर देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, सच्चे लोग अब भी इस दुनिया में मौजूद है। राम बहादुर जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि क्रिश वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में पहले से ही एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे पूरा यकीन था कि राम बहादुर अब इस नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जैसे ही राम बहादुर उसकी ओर बढ़ा, क्रिश ने हाथ बांधे और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ, क्या कहा सीओ सर ने? राम बहादुर ने हल्की सी सांस ली, सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही करिश की आंखों में चमक आ गई। वो एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसा और व्यंग्य से बोला, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि ज्यादा ईमानदारी मत दिखा, लेकिन तू नहीं माना। अब देख, गया ना काम से। अब कहां जाएगा राम बहादुर?
करेश की हंसी अभी भी खत्म नहीं हुई थी कि राम बहादुर उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मेरी बात पूरी तो सुनो सर। उन्होंने मुझे इस नौकरी से निकालकर पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी हेड बना दिया है, मेरी ईमानदारी को देखकर। क्या? करेश को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और चेहरे पर हंसी की जगह गहरा अविश्वास आ गया। तो तू मजाक कर रहा है ना? वो हकलाते हुए बोला। राम बहादुर ने मुस्कुराते हुए अपना अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और करेश के सामने लहराते हुए बोला, यह रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, जो खुद सीईओ सर ने मुझे दिया है। अब मैं सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि इस पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा का प्रमुख हूँ। करेश के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया था। सिंघानिया ग्रुप में काम करते हुए उसे 5 साल हो चुके, लेकिन अभी तक इस सिर्फ पार्किंग सिक्योरिटी हेड ही बन पाया था। और राम बहादुर जो अभी कल ही भर्ती हुआ था, वो एक ही दिन में पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी हेड बन गया था। इसका मतलब यह कि अब राम बहादुर की सैलरी करीब से 4 गुना ज्यादा हो गई थी। कईस को मानो किसी ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। वह अविश्वास से राम बहादुर को घूरने लगा। कैसे कैसे हो सकता है ये? उसने बुदबुदाते हुए कहा। राम बहादुर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमती है। करेश ने झुंझलाकर दांत भींचे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कह सकता था। हार उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उधर माही अपने कैबिन के कुर्सी पर बैठी सोच में डूबी हुई थी। सामने मेज पर ढेर सारे फाइलें पड़ी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर ढेरों ईमेल खुले थे, लेकिन उसकी आंखें कहीं और ही खोई हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, माथे पर सिलवटें और आंखों में चिंता की परछाई। वो अपने कदमों में एक ऐसा फैसला लेने जा रही थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। मुझे युवराज को डिवोर्स दे देना चाहिए। वो बार बार यही सोच रही थी। ये सोचते हुए उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उसके दिमाग में अब भी नकाबपोश लड़की की आवाज गूंज रही थी। यह शब्द किसी और हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ठंडी सांस ली। वो जानती थी कि अगर यह राज बाहर आ गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब फैसला करना ही होगा। उसने धीरे से अपना ड्रॉर को खोला और वहां रखे डिवोर्स पेपर को बाहर निकाला। सफेद कागज पर मोटे काले अक्षरों में लिखा था, डिवोर्स डीड, माही चौधरी बनाम युवराज सिंघानिया। ये देखते ही उसके हाथ कांप गए। उसकी आंखें गीली होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। माही ने युवराज से प्यार किया था, या शायद अब भी करती थी, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं था। क्या सच में अब मैं उससे प्यार करती हूँ? उसका मन अचानक भूतकाल में चला गया। उसे वो ये दिन याद आ गया जब पहली बार उसकी मुलाकात युवराज से हुई थी। युवराज ने हमेशा उसे सम्मान दिया, उसकी हर बात को तवज्जो दी। उसके साथ बिताए वो लम्हे किसी सपने से कम नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैंने सोचा था कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, लेकिन देखो हम कहाँ आ गए। उसके मन में वही ख्याल बार बार आकर उसकी आंखों में आंसू की तरह टपक पड़ते, लेकिन ये भावनाएं अब उसके फैसले को नहीं रोक सकती थी। उसने अपने आंसू पोंछे और डिवोर्स पेपर को साइन करने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही उसने पहला अक्षर लिखा, उसका हाथ रुक गया। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने मन में सवाल उठा, लेकिन फिर नकाबपोश लड़की की धमकी याद आते ही उसने बिना रुके साइन कर दिए। अब यह फैसला अटल था। अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो खुद जाकर युवराज को एक कागज देगी या किसी और हाथ भिजवाएगी। क्या युवराज भी इस पर साइन कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।